नमस्कार, मैं सुरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। शेडनेट हाउस से मिलेगी खेती में सफलता। दुधारू पशुओं में आफरा की समस्या और उसका निदान। आज के समय में हर किसान चाहता है आमदनी बढ़े और इसके लिए कठिन मेहनत भी करते हैं, परंतु वही किसान खेती से अधिक लाभ कमा पाते हैं जो समय पर आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर नई तकनीक अपनाते हैं। ऐसे ही एक संसाधन है शेडनेट हाउस। नेट हाउस में खेती से किसान 12 महीने बेमौसम सब्जियां, फूल, औषधीय फसलों की खेती करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शेडनेट हाउस के बारे में विस्तार से जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। किसान भाइयों, शेडनेट एक ढांचा है जिसमें हम लोग एग्रोनेट सामग्री से हम लोग इसको तैयार कर सकते हैं। ये नेट होता है और इसमें जो सूर्य की रोशनी होती है इसमें कटौती कर करके मतलब हम लोग इसमें अपना फसल को ग्रो कर सकते हैं। आजकल किसानों के बीच खेती करने की नई तकनीक लोकप्रिय होती जा रही है, क्योंकि कुछ नई तकनीक से किसान अपने अनुसार खेती कर सकता है, जिससे उन्हें फसलों से काफी अच्छा मुनाफा भी मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमेशा किसानों ने मौसम की मार झेली है। हर साल किसी न किसी प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसे में किसानों के लिए शेडनेट हाउस में खेती करने का विकल्प बहुत अच्छा है। इससे किसान अपनी फसल को मौसम और प्राकृतिक आपदा से बचा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। शेडनेट मेनली हम लोग जो लगाते हैं इसमें हम लोग ऑफ सीजन में सब्जी हुआ, चाहे हमारा मसाला का खेती हुआ, जड़ी बूटी का हुआ, सुगंधित जो भी हमारे पास पौधे होते हैं उसका हम लोग इसमें आसानी से खेती कर सकते हैं। इसमें हम लोग जो नर्सरी हम लोग तैयार करते हैं, सब्जी का नर्सरी हुआ, चाहे हमारे फलदार जो भी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं, इसमें बहुत आसानी से हो सकता है। तो वो सब अगर हम लोग दिन के जब टेम्परेचर हमारा समर में और खरीफ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय हम लोग अगर शेडनेट में अगर हम लोग रखते हैं तो इसमें इसका मॉर्टेलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए शेडनेट किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही इसमें एक और फ़ायदे मिलते हैं कि शेडनेट में जो हम लोग अगर लगाते हैं फसल तो इसमें कीट की समस्या भी बहुत कम आती है और हम ऑफ सीजन में इसका यूटिलिटी जो ओपन फील्ड में हम लोग नहीं कर पाते हैं वो हम लोग शेडनेट से कर लेते हैं। शेडनेट हाउस बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: नींव के खंभे, कड़ी और सिरे की फ्रेम, दरवाजे की फ्रेम, छल्ले, छत एवं साइड के कवर नेट, नींव की ग्राउंडिंग, रास्ते की फर्श, जंग रोधी उपचार आदि की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, ये हमको शेडनेट में हम लोग को जो हम लोग बनाएंगे उसका जो स्थल का जो चयन करते हैं इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। स्थल का चयन उन जगह पे करना है जहाँ पे आपका भवन, बड़े बड़े पेड़, वहाँ से हम लोग दूर बना के मतलब स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और वहाँ पे जल की निकासी अच्छा होना चाहिए। और साथ ही और अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत तेज़ आंधी तूफान अगर आता है तो उस केस में हम लोग विंड ब्रेक्स लगाते हैं जो स्ट्रक्चर से ठीक 30 मीटर के दूरी पे हम लोग उसका मतलब लगाते हैं ताकि आंधी तूफान से, ओला से बचा सके। किसान भाइयों, इसमें जो प्राकृतिक आपदा से जैसे ओला वगैरह गिरता है, चाहे तेज बारिश होती है तो उससे अगर फसल को हमको सुरक्षा मिल सकता है शेडनेट द्वारा। फिर हमारा इसमें आता है दिशा, हम लोग किस दिशा में बनाएंगे शेडनेट को। अगर ये हम लोग डिसाइड करते हैं हम कि कौन सा प्रकार का फसल ले रहे हैं। हर फसल को लाइट की ज़रूरत मतलब अलग अलग होती है। जिस फसल को लाइट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी उस केस में हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में हम लोग शेडनेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर जिसमें लाइट की रोशनी कम चाहिए होती है तो उसके लिए हम लोग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हम लोग शेडनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद हमारे इसमें बात आता है कि हम लोग इसको बनाएंगे किस चीज़ से। शेडनेट बनाने के लिए मेनली 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। एक तो हमारा फ्रेम, दूसरा हमारा इसका जो नेट होता है वो।
फ्रेम, किसान भाइयों, फ्रेम आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम आप मेटेलिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी आप ले सकते हैं, एल्युमिनियम का होता है, लोहा का होता है, उसका भी आप फ्रेम बना सकते हैं। फ्रेम मतलब उसका ढांचा जो आप तैयार करते हैं वो। इसमें आप बांस का या लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही दूसरा इसमें जो आता है सामग्री वो उसका नेट है। नेट, किसान भाइयों, नेट पे अगर चर्चा करते हैं तो ये एग्रो नेट है जो हरा रंग का आता है। ये विभिन्न रंगों पर आता है और इसका जो जालीदार जो ये होता है ये अलग अलग होता है। ये इसमें 25% से लेकर 90% तक लाइट, सूर्य की रोशनी की कटौती करने की क्षमता रहती है। तो वो भी हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा हम लोग फसल इसमें ग्रो कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, ये हम लोग को इसका लायबिलिटी कितना दिन है। अगर हम शेड नेट तैयार करते हैं तो किसान भाई जानना चाहेंगे कि यह कितना दिन तक ये टिकाऊ है। तो शेड नेट अगर हम लोहे का या एल्युमिनियम का फ्रेमिंग अगर करते हैं तो किसान भाइयों उसको हम लोग को पेंटिंग कर लेना चाहिए समय के अंतराल पर। उससे क्या होता है, इसका फ्रेमिंग का आपका 20 से 25 साल तक लास्टिंग हो जाता है। ठीक वही अगर हम बांस का अगर हम लोग लगाते हैं या लकड़ी का लगाते हैं फ्रेमिंग तो वो 2 से 3 साल ही टिकाऊ होता है। और इसमें जो नेट हम लोग जो लगाते हैं, जो कवरिंग हम लोग इसको डालते हैं, ये कवरिंग के मतलब लायबिलिटी भी आपका 3 से 5 साल ही होता है। उसके बाद इसको हम लोग को चेंज करना पड़ता है। शेडनेट हाउस योजना में सब्सिडी। किसान भाइयों को शेडनेट में खेती करने या नर्सरी तैयार करने के लिए शासन द्वारा अनुदान दे है। इससे संबंधित और अधिक जानकारी के लिए किसान अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब किसान भाइयों, इसमें जो शेड नेट का जो लागत है उस पर हम अगर चर्चा करते हैं तो किसान भाइयों इसमें खर्चा मतलब जो भी बैठता है उस पर भारत सरकार अनुदान देती है। तो अगर ये निर्भर करता है कि वही कि आप फ्रेमिंग मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा चीज़ का फ्रेमिंग कर रहे हैं, उस पर अलग अलग है। किसान भाइयों, अगर इसकी जानकारी लेनी होगी कि हम कैसे इसका अप्लाई करें, कैसे हमको इसका फ़ायदा मिल सकता है, तो किसान भाइयों आपके नज़दीकी जो भी कृषि विज्ञान केंद्र होंगे या किसान कॉल सेंटर पे आप कॉल करके भी इसका सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान गाय भैंस का पालन करते हैं, परंतु कभी कभी दुधारू पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में हरा चारा खाने की वजह से अफरा की समस्या देखने में आती है। तो इस अफरा की समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं और यदि पशु को अफरा हो गया है तो उसका निदान किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है अफरा रोग। अफरा जैसा कि आप जानते हो इंसान में है, जानवरों में है, सब जगह। कहते हैं खाने की कमी से कम, खाने की अधिकता से मृत्यु होती है। पर जब कभी भी जानवर ज़्यादा हरा चारा खा लेता है उस दौरान उसको पेट फूलने लगता है, जिसको हम एक को बोलते हैं प्राइमरी ब्लोट और दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी या द्वितीयक ब्लोट। उसके कुछ लक्षण जिनको आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेट का फूल जाना, या बाएं हिस्सा जरूर फूलता है, कई बार दायां भी फूलता है, पर बाएं हिस्से में ज्यादा आपको फूला हुआ दिखाई देगा। दूसरा, जानवर बहुत बेचैन हो जाएगा, वो कभी जमीन पे पैर मारेगा, कभी पेट पे पैर मारेगा, कई बार जमीन पे लोटेगा। इसके बाद उसको बहुत तीव्र गति से पसीना भी आ सकता है। अफरा की समस्या अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं में ज्यादा देखी जाती है, जिसे आम भाषा में अपच भी कहते हैं। यह समस्या अधिक मात्रा में हरा चारा, दूषित चारा या अधिक मात्रा में अनाज खा लेने से होती है। इस तरह की समस्या अगर आपके पशु में आए तो देर न करें, तुरंत घरेलू उपाय अपनाने के साथ साथ उचित उपचार की व्यवस्था करें। जैसा आपने देखा हो जानवरों के खान पान में 40% से ज्यादा हरा और 60% कम से कम आपको शुष्क, जिसको हम भूसा बोलते हैं, वो देना अनिवार्य है। अगर आप केवल हरा ही हरा ज्यादा देंगे या दाना ही दाना ज्यादा देंगे, इन दोनों से ही समस्या होती है। दाने को भी हमको उसकी एक निश्चित मात्रा है, उससे ज्यादा नहीं देना। सामान्यतः ये कहा जाता है कि हमको लगभग 2 से 2.5 किलो दाना उसके जीवन यापन के लिए, या जिसको हम कहते हैं उसकी मेंटेनेंस, शरीर को मेंटेन करने के लिए, और जितना उसका उत्पादन होता है उसका भी वैज्ञानिक फॉर्मूला है, उसके तहत देना है कि हर लीटर पर आपको आधा किलो या 250 ग्राम, जो भी आप जिस तरह की नस्ल है आपकी, उस तरह से आपको दाना पानी देना है। अब बात करते हैं रोगग्रसित पशु के घरेलू उपचार की। तो पहले पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी
या गर्म कपड़े से मसाज करें। यदि आफरे में कमी नहीं आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। यदि फिर भी पशु को आराम न मिल पा रहा हो तो सरसों का तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। इसके अलावा पशुओं को 5 से 10 ग्राम हींग भी खिला सकते हैं। इन सभी उपायों से भी आराम न मिल रहा हो तो पशु चिकित्सक से उपचार कराएं। और आपको लग रहा है कि जानवर इस स्थिति में है तो पहला काम ही एक करें कि आप जानवर को ऐसी जगह रखें जो ठंडी हो, हवादार हो। दूसरी चीज, जानवर का जो मुंह वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है और जो पीछे वाला हिस्सा उसको नीचे की ओर रखना है। मतलब लगभग आधा फीट का अंतर हो जहां वो खड़ा है, तो उसको जो पेट फूलने से दबाव पड़ रहा है सीने पे वो कम हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप जो उसके लिए आवश्यक दवाइयां हैं अपने चिकित्सक के परामर्श से समय समय पर दें। और एक मार्केट में या बाजार में प्रचलित दवाई है जिसको हम बोलते हैं ब्लोटोसिल के नाम से, अगर समय रहते आप ये नहीं बना सकते घोल तो आप ब्लोटोसिल का भी 30 ml 100 किलो पे दे देते हैं। टिम्पोल है, ब्लोटोसिल है, बहुत सारे ऐसी दवाइयां आती हैं जिनको कि हम उसको दे सकते हैं। तो प्राथमिक तौर पर इसके लिए किसी आपको चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है, इसको उस समय आप दे सकते हैं। पर इसको पिलाने के बाद भी अगर आराम नहीं आ रहा है तो तुरंत चिकित्सक को आप बुलाएं। और उसके लिए कई बार जिसको हम कहते हैं बाएं साइड में एक पैरालंबार फोसा होता है, वहां पर हमको एक चीरा लगाना पड़ता है। वो चीरा डॉक्टर की देखरेख में ही लगाया जाता है, डॉक्टर ही लगाता है। अगर आपने कहीं और कट दे दिया तो नुकसान भी हो सकता है। और उस कट को देने से वहां से जो गैस है वो निकल जाती है। और कई बार वो फ्रॉथ के साथ होती है जिसको हम फ्रॉदी ब्लड बोलते हैं, तो वो फ्रॉथ भी केवल चीरे के लगाने के बाद ही बाहर आ सकता है, वो इन दवाइयों से नहीं निकल पाता। तो वो आपका एक विशेष प्रक्रिया है जो कि आपके पशु चिकित्सक के संरक्षण में होनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के बहुत से किसान भाई बरबटी की खेती करते हैं, जिसे हम लोबिया के नाम से भी जानते हैं। तो यह फसल इस समय बढ़वार तथा पुष्पन की अवस्था में है और इससे अधिक उत्पादन लेने के लिए जरूरी है कि आप खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई करते हुए बरबटी की फसल में कीटों रोग की रोकथाम करें। तो इस बारे में समस्त जानकारी लेते हैं विषय विशेषज्ञ संदीप चौहान से। वर्तमान समय हम देख रहे हैं किसानों के खेतों में लोबिया की फसल लहलहा रही है और इस समय किसान भाई जो है उसमें कृषि कार्यों में जुड़े हुए हैं। तो आज इसलिए लेकर आए हैं आपके लिए लोबिया फसल में किए जाने वाले समसामयिक कार्य। और इस समय जो है निराई गुड़ाई का लोबिया की फसल में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। और इस समय किसान भाई ने अगर लोबिया की फसल में निराई गुड़ाई समय पे कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि भूमि में जो है वायु का संचार होता है और मिट्टी जो है इससे भुरभुरी होती है और उसके कारण जो है फसल का विकास बहुत अच्छा होता है। फसल में जो है फूल अच्छा लगता है और जब फूल अच्छा लगेगा तो फली भी अच्छी लगेगी और किसान को जो है उत्पादन बहुत अच्छा मिलेगा। निराई गुड़ाई करने के लिए जो है किसान भाई जो है क्या करे, ज़्यादा अच्छा है कि उसकी निराई गुड़ाई खुरपी से करे। जब खरपतवार खेत से निकल जाएगा तो जो है फसलों का विकास अच्छा होगा और किसान के खेत में जो है फसल पूरी तरीके से बढ़वार अवस्था में आएंगी और फूल और फली अच्छी लगेगी। किसान भाइयों, बरबटी की फसल से अच्छा उत्पादन मिले इसके लिए आप फसल की जरूरत के हिसाब से सिंचाई करते हुए घुलनशील उर्वरक का प्रयोग किस तरह से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। तो किसान भाइयों, जैसा कि लोबिया फसल में हम देख रहे हैं सिंचाई प्रबंधन जो है एक महत्वपूर्ण कार्य है। सिंचाई प्रबंधन के लिए किसान भाई जो है किस्म के अनुसार और मिट्टी के अनुसार जो है ये देख सकता है कि हमारे मिट्टी में जो है हमारी फसल जो है जल मांग कितना कर रही है। तो ये किसान भाई जो है मिट्टी को देखकर कर सकता है। अगर सामान्य बात करें तो लोबिया की फसल में गर्मी के मौसम में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और साथ ही साथ किसान भाई अपने खेत में ये भी देखे कि खेत में मिट्टी में नम है, गीली है, तो सिंचाई का उपयोग जो अंतराल है वो बढ़ा सकता है। वो 6 से 7 दिन के अंतराल में भी कर सकता है। और किसान भाई ऐसा करता है तो उसके खेत में जो है वो सिंचाई प्रबंधन अच्छे तरीके से करके उत्पादन अच्छे मात्रा में लेता है। जिन किसान भाइयों ने पर्याप्त मात्रा में खाद का उपयोग नहीं किया होता है उनके खेतों में हम देखते हैं कि फसल में जो है खाद की डिमांड करती है, मांग करती है, फसल जो है कमज़ोर दिखती है। तो जिन खेतों में जो है फसल कमज़ोर दिखती है किसान भाई जो है वहाँ पर 05234 का उपयोग 1 किलो प्रति एकड़ की दर से जो है
150 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। और इससे क्या होगा कि फसल में जो है फली का विकास अच्छा होगा और उत्पादन किसान को अच्छा मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरबटी की फसल को कीट और रोग अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से फसल की उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आपके सामने इस तरह की समस्या नहीं आए, इसके लिए फसल में कीट और रोग नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं। साथ ही साथ जो है किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि इसके लिए जो है वर्तमान समय लोबिया की फसल में रस चूसक कीट का भी प्रकोप किसानों के खेतों में देखने को मिल रहा है। तो इस समय किसान भाई क्या करे, जो है खेतों में पीले वाले चिपचिपे ट्रैप लगाना चाहिए। ये बहुत ही उपयोगी है और कारगर है। तो उसके खेत में जो है सफेद मच्छर उन पीले वाले चिपचिपे ट्रैप पर जो है चिपक जाते हैं और इससे कीड़ों का नियंत्रण हो जाता है। साथ ही साथ रासायनिक दवाइयों की बात करें तो रासायनिक दवाइयों में जो रस चूसक कीड़े हैं उसके लिए जो है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% बहुत ही अच्छा और कारगर कीटनाशक है। इमिडाक्लोप्रिड की जो है किसान भाई को जो है 1 एकड़ में 50 से 60 मिली मात्रा का उपयोग करना चाहिए और 150 लीटर पानी का उपयोग किसान भाई को करना चाहिए। तो किसान भाई अगर ऐसा करता है तो किसान भाई के खेत में जो है लोबिया की फसल बहुत अच्छी तरीके से लहलहाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव लोहरपुरा जिला पाली से बिंदेश कुमार ने। आप एलेस्टोमेरिया फूल की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो बिंदेश जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फूल की जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। इसे कहते हैं एलेस्टोमेरिया, पेरुवियन लिली या पैरेट लिली भी इसका अन्य नाम है। यह मूलतः दक्षिणी अमेरिका का निवासी है, लेकिन भारत में भी इसकी कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो पा रही है। बेंगलोर, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश में जहाँ माइल्ड क्लाइमेट है, यहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। यह विविधीकरण के लिए बहुत ही अच्छा फूल है। बहुत सारे लोग किसान जो है जरबरा, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम इन्हीं चीज़ों की खेती कर रहे हैं, लेकिन जिससे कि मार्केट में इन्हीं फसलों का गलट आ जाता है। तो जो एलेस्टोमेरिया है ये विविधीकरण के लिए एक बहुत ही अच्छा पुष्प साबित हो सकता है। आपने इसको लगाना है, सबसे पहले आपको क्लाइमेट की बात करनी है कि कौन सी जगह में इसे लगाना है। तो हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ के मध्य पर्वतीय क्षेत्र जहाँ जिनकी ऊंचाई लगभग 1500 मीटर तक है और इन एरियाज़ में इसकी खेती की जा सकती है। और पूरे भारतवर्ष में भी जहाँ माइल्ड क्लाइमेट होता है, 18 से 25 डिग्री तापमान होता है, वहाँ इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि इसे पॉली हाउसेज में ही उगाना चाहिए। वैसे इस फसल को बाहर भी लगाया जा सकता है, शेड नेट में भी लगाया जा सकता है, लेकिन उससे प्रकंद के सड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप गर्म इलाके में, अगर जैसे दिल्ली या हरियाणा में भी कई बार इस फसल को लिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वातानुकूलित पॉली हाउसेज का होना ज़रूरी है, जिसमें कि आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और हर तरह का कंट्रोल मौजूद होगा। एलेस्टोमेरिया की खेती के लिए किन वैरायटीज़ का, किन किस्मों का चयन करना है, ये बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है। जैसे कि सेरेना, रियाना, कैप्री, टियारा, रेड कलेक्शन, पियंटम, प्लूटो और एक अलादीन भी पुरानी किस्म है। ये सारी किस्में खेती के लिए उपयुक्त है। इनमें से एक कैप्री किस्म है जो बहुत अच्छा फूल देती है और बहुत लंबी भी नहीं होती है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा स्टेकिंग की आवश्यकता नहीं होती। इन सारी किस्मों को आप खेती के लिए लगा सकते हैं। बुआई से पहले कंदों को उपचारित अवश्य करें, जिससे जमीन से होने वाली बीमारियों से फसल को बचा सकते हैं। उपचार करने हेतु कार्बेडाजिम 3 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर कंदों को उपचारित करें। फिर बात करते हैं कि इसे कैसे लगाया जाता है। यह एक प्रकंद से लगाने वाली फसल है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कंदीय फसल है। इसके राइजोम होते हैं। जो राइजोम होते हैं वो बिल्कुल अदरक की तरह है, लेकिन बिल्कुल पतले होते हैं। ये आगे आगे फैलते जाते हैं। कि इसमें ट्यूबरस रूट्स का होना भी ज़रूरी है और साथ में ही अंकुरित होने वाले तने की भी आवश्यकता होती है।
एक ऐसा पौधा जिसमें 2-3 अंकुरित होने वाली शाखाएं जो कि ऊपर की ओर उगेंगी तथा 2-3 ट्यूबरस रूट का होना अनिवार्य है। ट्यूबरस रूट इस पौधे के लिए आगे के लिए भोजन बना के रखती हैं और इसी से ये पौधे की बढ़वार होती है। पॉली हाउसेज में अपने हिसाब से आप लंबी क्यारियां बना सकते हैं, लेकिन हर लंबी क्यारी में आपको 1-1 मीटर स्क्वायर के पिट्स बनाने हैं। पहले आप सबसे पहले उसका मीडिया जो उसमें नॉर्मल मिट्टी मौजूद होगी उसको आपने बाहर निकाल लेना है। फिर इस मिट्टी से ही एक मिश्रण बनाना है जिसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग सड़ी गली गोबर की खाद को मिलाना है। जब इस मिश्रण को आप तैयार कर लेंगे तो इस मिश्रण के 2 भाग को लेना है, कोकोपीट के 1 भाग को लेना है और वर्मी कंपोस्ट के भी 1 भाग को लेकर इन पिट्स के अंदर भर देना है। एक पिट के अंदर 4-5 क्रेट जो नॉर्मल क्रेट होती है वो डल जाती है और उसके बाद आपने इनको पौधों की प्लांटिंग करनी है। फिर बात आ जाती है कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो पौधा है ये बहुत फैलता है। खासकर दूसरे और तीसरे साल में जो राइजोम से है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, तो आपको जो दूरी कितनी रखनी है वो पहले वर्ष से ही इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर हम रखते हैं। इस तरह 1 स्क्वायर मीटर में हमारे 4 पौधे ही आते हैं। इन पौधों को लगाने के बाद आपको पानी देना है और हफ्ते में लगभग 2-3 बार पानी देना है और इसके पश्चात जब 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की हर पौधे में ग्रोथ हो जाती है तो आपको इसमें जो स्टेकिंग नेट का इस्तेमाल करना है। स्टेकिंग नेट के लिए हम कार्नेशन में जो इस्तेमाल होते हैं नेट उसका प्रयोग करते हैं। बांस की खरपचियों से आप पौधों को सहारा दे सकते हैं और उसमें जो सुतली वाली या नायलॉन की रोप्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।